जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कारगिल वार के पीछे की अनसुनी कहानी को सुनेंगे और समझेंगे कैसे भारत ने इस युद्ध को जीता। A moment in history recorded on camera. The early hours of the 4th of July when Indian troops first set foot. तो हमारी कहानी शुरू होती है 1998 में। दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया था और अगर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दूर की सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 21 फरवरी 1998 को उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा की और वहाँ पर उन्होंने लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए। उनका कहना था कि अतीत में जो हुआ उसे भुलाकर हम आगे बढ़ते हैं और एक दोस्ती के लिए शुरुआत करते हैं और कुछ समय बाद आपस में कश्मीर मुद्दे को भी सुलझा लेते हैं। वहाँ पे उनका धूमधाम से स्वागत हुआ। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन उन्हें क्या पता था जिन तोपों से आज उन्हें सलामी दी जा रही है 2 महीने बाद वही तोपें उनके जवानों पर चलेगी। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, समझौता भी हो रहा है और 2 महीने बाद हमला भी। तो बात ऐसी है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो नेताओं की कभी सुनती ही नहीं है। तो सबसे पहला नाम आता है परवेज़ मुशर्रफ। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान में तो इसने सैल्यूट करने से ही मना कर दिया था, कहा था मैं नहीं करूँगा इन्हें सैल्यूट। तो हम कहा इनके सैल्यूट के भूखे हैं। अब सब कहते हैं कि इसने ही सब कुछ किया है, तो ये एक तरह से ठीक नहीं है क्योंकि अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की FCNA के कमांडर थे जावेद हसन, ये बहुत एग्रेसिव थे। तो इनकी विचारधारा ऐसी बनी कि हमें LOC क्रॉस करके थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए कि भाई हमें अब डरने की क्या बात, तो हमारे पास तो परमाणु बम है। लेकिन ये भूल गए थे कि जिस आदमी के रहते भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था वो आदमी अभी भी भारत का प्रधानमंत्री है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल महमूद हसन, उनका भी माइंडसेट जावेद हसन वाला ही था। फिर लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान, उनका भी ऐसा ही। और उन सब के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी जनरल मुशर्रफ, तो उसकी विचारधारा उन सब के ऊपर कि मतलब हम वहाँ पर जाएंगे, ऊपर जाके बैठेंगे और इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा, इंडिया डिफेंसिव मोड में रहेगा। क्या हुआ कि ये जो 3-4 लोग हैं जो पाकिस्तान की सेना में बहुत बड़े बड़े पद पर है, इनकी विचारधारा एक जैसी हुई और फिर इन्होंने प्लानिंग बनाई। प्लानिंग सिर्फ इसलिए थी कि लाहौर समझौता टूट जाए और भारत और पाकिस्तान में शांति नहीं रहे। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसमें लिखा था कि पाकिस्तान कश्मीर में कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, तो ये इसे भी तोड़ना चाहते थे। अब सबको लगता है कि युद्ध सिर्फ कारगिल सेक्टर में हुआ था। सबको लगता है कि कारगिल एक छोटा एरिया है। कारगिल एक छोटा एरिया नहीं, वो एक ज़िला है जिसमें द्रास, मस्को, काक्सर और बटालिक जैसे सेक्टर है। तो आर्मी क्या करती थी, वहाँ पर पहाड़ों पे बंकर बना के ड्यूटी करती थी। लेकिन ठंडी के समय में वहाँ पर टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता था, टेम्परेचर वहाँ पे -45 में चला जाता था। तो वहाँ पे आर्मी इतनी ठंडी में ड्यूटी नहीं कर सकती, तो इसलिए आर्मी ठंडी के समय में अपने बंकर छोड़ के पीछे चली आती थी और पाकिस्तान की भी सेना अपने बंकर छोड़ के पीछे वापस चली जाती थी। लेकिन ये सुअर साले पीछे गई ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही प्लानिंग की थी कि भारत की सेना जैसे ही पीछे जाएगी हमें आगे बढ़ना है। परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें पहले से ही ऑर्डर दे रखा था, कहा था कि अब हमें भारत पर आक्रमण करना है। मरा हुआ मोटिवेशन दिया उन्हें, और आजकल के ज़माने में सब लोग मोटिवेशन देना शुरू कर देते हैं। ये परवेज़ मुशर्रफ इतना हरामी है कि जिस आदमी ने इसे चीफ ऑफ आर्मी का पद दिया उसने इसी का ही तख्ता पलट कर दिया। इसकी रैंक नीची थी, लेकिन इसे नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी बनाया और इसका कहना था कि नवाज शरीफ युद्ध के खिलाफ था, तो इसे हमारी सरकार में नहीं रहना चाहिए। और 2001 में इसने नवाज शरीफ को हटाकर खुद राष्ट्रपति बन गया और पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर दिया। 2008 में इस पर तख्ता पलट का आरोप लगा। इसे फांसी होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी देखने के लिए इसे जिंदा रखा गया। फरवरी 2023 में इसकी मृत्यु हो गई। ये साला जहन्नुम में जाएगा, मतलब नर्क में। पाकिस्तान को बर्बाद करने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मुद्दे पर वापस आते, तो हमारी आर्मी ने पूरे बंकर खाली कर दिए और आर्मी को एक तरफ लग रहा था कि अभी अभी समझौता हुआ है, पाकिस्तान कोई मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन ये कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं होगी। अब इन्हें ऑर्डर मिला होगा जो बंकर खाली दिखे उन सब पर कब्जा कर लो, तो इन्होंने आके देखा तो सब कुछ खाली पड़ा है, इन्होंने सब पूरे बंकरों पे कब्जा कर लिया। अब इनका मिशन था वन हाईवे, ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता था। अगर इन्होंने इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया तो जो कश्मीर से लद्दाख को सप्लाई जाती है वो पूरी रुक जाएगी। इस मिशन का पाकिस्तान ने नाम रखा था ऑपरेशन बद्र और कोड नेम रखा था ऑपरेशन कोपईमा। तो ये लड़ाई कैसे कैसे हुई हम इसे पूरी तरह से समझते हैं। तो वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे खेती होती नहीं। अरे -40 में आप क्या उगाओगे, तो वहाँ पे पशुपालन होता है, तो वहाँ पे कुछ लोग याक पालते हैं। याक एक पहाड़ी जो होता है, तो ताशी नामग्याल नाम का एक आदमी वहाँ पे याक चरा रहा था और वहाँ से उसका एक याक खो गया। याक
जो प्राणी होता है वो दूर जाके पहाड़ों में खाना ढूंढता है, तो वो आदमी उस याक को ढूंढने के लिए बहुत दूर निकला और दूर चलते हुए गया और दूरबीन से पहाड़ पे देखा तो कुछ लोग वहाँ पे पत्थरों को ऊपर रख रहे हैं और उनकी बड़ी दाढ़ी है और कुर्ते पजामे में। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें तो पत्थर ढूंढ रहा था बर्फ। तो वो बटालिक के पास रहता था, तो वो एक छोटे से पेट्रोल के पास गया और उन्हें ये बात बताई और उन्हें अपने साथ ले गया। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग टेंट लगा रहे हैं और एंटीना बो रहे हैं, तो उन्हें तभी लगा कि ये आतंकवादी नहीं हो सकते, क्योंकि आतंकवादी एक जगह तो पहले टिकती नहीं और आर्मी के सामने कभी आती ही नहीं। तो 4 मई को कैप्टन सौरभ कालिया चेक करने गए, तो उनके साथ उनका बटालियन 4 जाट था। अब पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं और दुश्मन पहले से ही पोजीशन लेके बैठा होता है और चुपके से आपको देख रहा होता है। तो जैसे ही कैप्टन सौरभ कालिया पास गए, जैसे ही उन्हें दिखे तो कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथ की जो 4 जाट रेजिमेंट थी उनको मार दिया गया। हद तो तब हो गई कि 9 मई को उनका तोप का गोला कारगिल की तरफ आया और आर्मी का एम्यूनिशन डिपो ही उड़ा दिया। तो भारत को एक झटके में 127 करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसा होने के बाद भारतीय सेना को तो पता चल गया कि ये मामूली घुसपैठिए नहीं है, होना हो इसमें पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा हाथ है। तो 10 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया और अलग अलग जगह से भारतीय सेना को इकट्ठा किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ क्या हुआ ये चेक करने के लिए अमित भारद्वाज और उनकी 32 मैन फाइटिंग पेट्रोल ये चेक करने के लिए गई और ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही इन्हें दुश्मन ने देखा तो दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग में अमित भारद्वाज और उनके एक सूबेदार थे राजवीर, उनकी वहाँ पर मौत हो गई और बहुत सारे सैनिक घायल हुए और वो 30 सैनिक वापस लौट आए और वहाँ पर कैप्टन भारद्वाज और सूबेदार राजवीर की मौत हो गई। वहाँ पर उनका इतना दबदबा था कि 2 महीने बाद उनकी बॉडी को नीचे लाया गया। लेकिन सलामी उन फैमिलीज़ के लिए जो हमारे जवानों के लिए सदा अर्पण रहते हैं। जब कैप्टन भारद्वाज की बहन को ये बात बताएगी कि आपके भाई की मौत हो सकती है, लेकिन माफ़ करना कि हम उनकी बॉडी को अभी ला नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी भी जवान की जान खतरे में मत डालो, हम हमें संभाल लेंगे। और उन्होंने ये बात अपनी माँ से भी छुपाई। जब उनकी माँ को ये बात पता चली तो उनकी माँ ने भी यही बात कही थी। कहा जाता है कि जब दुश्मन पोजीशन लेके बैठा होता है तो आपकी फौज 3 गुना होनी चाहिए, और अगर दुश्मन पहाड़ी पे होता है तो आपकी फौज 9 गुना। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो आपको ऊपर चढ़ना है, दूसरा आपको पता नहीं कि वो कहाँ पर है, और वो छोटा सा छेद करके आपको देख रहा होता है। जैसे ही आप उसे दिखे वो आपको मार देता है। कहा जाता है कि ये एक इंटेलिजेंट फेलियर था। लेकिन बात ऐसी कि जब हमारी फौज वापस लौट आती थी तो वहाँ पर चेकिंग के लिए हेलीकॉप्टर जाते थे, देखते थे कि यहाँ पर कोई आ तो नहीं गया, लेकिन उस समय चेकअप ही अच्छे से नहीं हुआ। ये बात ताशी नामग्याल को तब पता चली कि ये पूरे तैयार हो चुके थे, मतलब ये लड़ाई के लिए पूरे तैयार थे। इन्होंने 4 सेक्टर पर कब्जा किया था। पहला था मस्को, दूसरा था द्रास, तीसरा था काक्सर और चौथा था बटालिक। बटालिक से ये सीधा सियाचिन जाने वाले रास्ते को रोक सकते थे। और सबसे खतरनाक लड़ाई हुई थी द्रास में, क्योंकि द्रास नेशनल हाईवे के एकदम नज़दीक था। अगर हाईवे से एक स्कूटी भी जाती तो ये सीधा सर पे गोली मारते थे, इतने एक्यूरेट लोकेशन पे बैठे हुए थे। भारत को पता चल गया कि इसके पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। तो ऑपरेशन विजय के कमांडर थे जनरल वेद प्रकाश मलिक और पाकिस्तान का परवेज़ मुशर्रफ। 11 मई को सेना को हेलीकॉप्टर से मदद मिली और वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू कर दिया। छोटी छोटी टुकड़ियों को अलग अलग जगह भेजा गया और द्रास में 2-3 जगह पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी। टोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 5140 सभी जगह को तो नाम नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने हमारे 150 से ज़्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। तो सबसे पहले भारतीय सेना को नेशनल हाईवे 1 के पास के चोटियों पर कब्जा करना था। तो इन्होंने टोलोलिंग और टाइगर हिल को सबसे पहले टारगेट किया। तो सबसे पहले टोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स निकले और टोलोलिंग पर कब्जा किया, और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे उन पर भी कब्जा किया। फिर नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट था 5140। तो इसे कैप्चर करने के लिए तो ये ऑपरेशन दिया गया 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स को। तो इसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। तो विक्रम बत्रा ने अपनी टीम को इतना अच्छे से लीड किया कि जब उन्होंने पॉइंट 5140 को कैप्चर किया तो उनकी टीम में से एक भी बंदा नहीं मारा था। दुश्मनों ने क्या किया कि हमारे बंकरों पर कब्जा किया और जहाँ से हमारी आर्मी आने वाली है वहाँ पर माइंस बिछा दिए। तो दिन में तो हम ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, तो हमारी आर्मी ने रात में चढ़ाई शुरू की। जब चांद बादलों के पीछे चला जाता था तब हमारी आर्मी ऊपर चढ़ती थी। ये आगे बढ़ते बढ़ते दुश्मन के इतने पास जाते थे कि ये ग्रेनेड फेंक के पहले दुश्मन के बंकर को उड़ाते थे।
फिर दुश्मन के बंकर पर कब्जा करते थे, मतलब अपना ही बंकर था। और इस मिशन के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन बनाया गया और दूसरे मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। फिर विक्रम बत्रा निकल पड़े अपने नेक्स्ट मिशन पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के लिए। 7 जुलाई को वो निकले और वो ऊपर पहुँचे, दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया। उनका साथी एक जख्मी पड़ा था, वो उन्हें लाने गई तो उन्हें स्नाइपर से गोली मारी। स्नाइपर वाले लड़ाई के मैदान से दूर बैठे होते हैं, वो चुप के बैठे होते हैं तो वो दिखते नहीं है। और वहाँ पर विक्रम बत्रा की मौत हो गई। वहाँ पर उनके साथियों ने पॉइंट 4875 को कैप्चर किया और कैप्टन विक्रम बत्रा को अपनी शानदार कमांडिंग के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर। जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है। और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। अब टोलोलिंग पर कब्जा करने के बाद बची थी टाइगर हिल, लेकिन टाइगर हिल इतनी ऊंचाई पे थी। अब आप सोचो, अगर आप 500 फीट के पहाड़ी पे चढ़ते हो तो आप थक जाते हो, और ये टाइगर हिल थी 18,000 फीट पे। 18,000 फीट पे इन्हें लड़ाई करनी थी। टाइगर हिल पर तीनों ओर से हमला किया गया। एक नाम आता है मेजर योगेंद्र सिंह। ये लड़ाई के मिशन के लिए नहीं थे, ये सप्लाई ग्रुप में थे और सब लोग नीचे ऊपर जा जाकर थक चुके थे और 3-4 दिन में सब बैठ चुके थे। लेकिन इनमें कुछ अलग ही जुनून था। इसी जुनून को देखकर 19 साल का लड़का मेजर योगेंद्र सिंह टाइगर हिल पर अटैक करने के लिए सिलेक्ट हुआ 18 ग्रेनेडियर्स के साथ। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम पीछे से जाके दुश्मन को सरप्राइज़ करेंगे और वहाँ पे 80 डिग्री पे चढ़ाई करनी थी। तो इन्होंने रस्सी से चढ़ाई शुरू की। तो उनके आगे के 2 जो जवान थे वो दुश्मन के बहुत पास पहुँच गए, लेकिन उन्हें दुश्मन ने देख लिया और जैसे ही देखा दुश्मन ने उन पर फायरिंग की और उन्हें मार दिया। उस फायरिंग में योगेंद्र सिंह के एक पाँव को गोली लगी, फिर भी वो चुप रहे और चुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू की और वो ऊपर पहुंच गई। बंकर के पास पहुंचते ही इन्होंने ग्रेनेड निकाला और बंकर को उड़ा दिया और फायरिंग शुरू कर दी। पीछे से जवान ऊपर चढ़े, उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी और एक गोली इनके नाक में लगी और नाक से इतना खून बह रहा था कि खून रुक नहीं रहा था और ये फायरिंग रोक नहीं रहे थे। इनके साथी घायल हुए जा रहे थे और इन्हें भी कुछ गोलियां लगी और इनके पास का साथी ग्रेनेड से उड़ गया। ज़्यादातर बटालियन घायल हो चुकी थी और कुछ मर चुके थे और ये रुक नहीं रहे थे। और तभी एक ग्रेनेड इनके पास गिरा और फटने के बाद ये बेहोश हो गए। ग्रेनेड थोड़ा दूर गिरा था तो ये मरे नहीं थे। सभी लोग गिरे हुए थे और पाकिस्तानी आर्मी आके चेक करती है कि कोई जिंदा तो नहीं है। तो सब पे पाकिस्तानी आर्मी गोलियां चलाती है। एक योगेंद्र सिंह के बाएं हाथ में और 2 टांगों में मारती है और ये चुपचाप पड़े हुए से थे, सिर्फ इसलिए कि नीचे बैठे हुए इनके साथियों को ये ऊपर की जानकारी दे सके। और इसके बाद एक सोल्जर आके इनके सीने पे बंदूक रखता है और सीने में गोली चलाता है। ये बच ऐसे जाते हैं कि इनके सीने के पास एक जेब थी, उसमें एक पॉकेट रखा था और उसमें 5-5 के कुछ सिक्के थे। तो वो गोली उस सिक्कों से टकराती है और सीने में नहीं जाती। फिर ये उठे और उन्होंने 3-4 जगहों से फायरिंग की और दुश्मन को लगा कि भारत की फौज पीछे से आ चुकी है और दुश्मन भागने लगे और ये रेंगते हुए नीचे गए। इन्हें उनके साथियों ने देखा और इन्हें नीचे कैंप में ले गए और इन्होंने ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन नीचे दी। मेजर योगेंद्र सिंह आज भी जिंदा है इतनी गोलियां खाने के बाद भी, और इनकी इस कारनामा के वजह से उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी इंफॉर्मेशन से हमारे जवानों ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। हमारा और दुश्मनों का आमने सामने हमारा फाइटिंग हुआ। उस समय हमारे केवल दिमाग के अंदर यही था, अपनी पलटन की इज्जत, अपने देश का जो सम्मान है उसको बढ़ाना है। कारगिल के युद्ध में हमारी सबसे ज़्यादा मदद की थी वो बपोर तोप ने, लेकिन इसे लाने के बाद राजीव गांधी पर आरोप लगा था कि इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन बपोर तोप ने खुद को साबित करके दिखाया। इसकी रेंज बहुत थी, ये 40 किलोमीटर तक मार सकती थी और ये एक्यूरेट निशाना मारती थी और दुश्मन को पता ही नहीं चल रहा था कि ये मार कहाँ से रहे। अरे भाई 40 किलोमीटर तक कोई देख सकता है क्या? हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 27 मई को राफेल उड़ाया गया, लेकिन उसमें टेक्निकली खराबी की वजह से वो क्रैश हो गया और पाकिस्तानी सेना कहती है कि हमने इसे मार कर गिराया गया। इनको ढूंढने के लिए MiG-21 लेके गए अजय अहलुवालिया। तो ये इतने नीचे से उड़ान भर रहे थे
तभी इन्हें स्ट्रिंगर मिसाइल से मार दिया जाता है। अब आप सोचिए, आतंकवादी के पास स्ट्रिंगर मिसाइल होती है। ये हरामी पाकिस्तान दुनिया में कहता फिर रहा था कि यह हमारी फोर्स नहीं है, ये घुसपैठी है। अब वायुसेना ने सोचा कि अब हम हेलीकॉप्टर से हमला करेंगे, क्योंकि लड़ाकू विमान तो तेज़ी से निकल जाते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर एक जगह रुक भी सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे वो 10,000 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकते थे और लड़ाई चल रही थी 18,000 फीट पर। तो भारत का Mi-17 जो सवारी ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था, तो इसमें कोई मिसाइल ले जाने वाली जगह नहीं थी। तो भारत के इंजीनियरों ने मिसाइल ले जाने के लिए इसे अलग से पॉट जोड़ दिया। स्ट्रिंगर मिसाइल से बचने के लिए एक फ्लेयर का उपयोग किया जाता है। ये एक आग का गोला होता है। स्ट्रिंगर मिसाइल गर्मी को सूंघ के आती है। उन 4 हेलीकॉप्टर में से एक के पास ये फ्लेयर नहीं थी, तो इसी वजह से उसने बहुत तबाही मचाई, लेकिन उसे स्ट्रिंगर मिसाइल से मार दिया गया। इसके बाद भारत ने फ्रांस निर्मित जहाज मिराज 2000 को लगाया। इसमें लेज़र गाइडेड बम थे। हमने अमेरिका को मांगे थे लेज़र गाइडेड बम, लेकिन अमेरिका ने हमें ये देने से मना कर दिया। हमें इजराइल ने उस वक्त लेज़र गाइडेड बम दिए थे। इसी वजह से हम अभी भी इजराइल का साथ देते हैं। पायलट विमान से लेज़र छोड़ता था और लेज़र को लॉक कर देता था। विमान आगे बढ़ेगा लेकिन लेज़र वही रहेगी और मिसाइल गिरा देता था। और मिसाइल नीचे गिरने के बाद मिसाइल के विंग्स निकलती थी और देखता था कि लेज़र कहाँ पे बिखर रही है और वहाँ पर जाता था और फट जाता था। पाकिस्तानी आर्मी चौंक जाती थी, साला कौन सा बम है, गिर उधर रहा है, फट इधर रहा है। इस मिशन में एक खतरनाक काम होने वाला था। 2 जहाज उड़ रहे थे, एक आगे उड़ रहा था, एक पीछे उड़ रहा था। आगे वाला पायलट यंग था और पीछे वाला सीनियर था। पीछे वाले का नाम था AK सिंह। तो जो यंग था वो AK सिंह से कहता है, तो येलो सी की उस पर गुलटेरी नाम की जगह थी, वहाँ पर बहुत बड़ी फौज जमी हुई थी। तो इसने सीनियर से कहा कि मैंने एक बहुत बड़ा सेना का अड्डा लॉक किया है, क्या उड़ा दूं? AK सिंह ने कहा कि तुमने येलो सी क्रॉस की है? तो उसने कहा हाँ, तो पहले वापस आ जाओ। दिल्ली से सीधा ऑर्डर है कि येलो सी क्रॉस नहीं करना है। और जहाँ भी इसने मिसाइल लॉक की थी वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ भाषण दे रहे थे। अगर इसने मार दिया रहता तो ये विश्व युद्ध 3 का कारण बनता। नवाज शरीफ को लग रहा था कि गॉड ऑफ ऑनर की सलामी दी जा रही है, मतलब प्रधानमंत्री रहता है तो ऊपर से जहाज जाके के सलामी दी जाती है। फिर 10 मिनट बाद कहा गया इसे, ये जो जहाज गया ना ये भारत का जहाज था। तो नवाज शरीफ वहाँ से भाग गया, कहा कि अब नहीं आएंगे यहाँ पे। मस्को वैली में 13 जैक रेजिमेंट लगाई गई और उन्होंने चढ़ाई शुरू की। तो जो सूबेदार संजय कुमार जी थे उनके सीनियर, वो दुश्मन के इतने पास पहुंच गए कि वो दुश्मन के मशीन गन के नीचे थे। तो संजय कुमार जी के सीनियर ने उन्हें कहा कि मैं बंदूक को शांत करता हूँ, तुम खींच लेना। तो संजय कुमार जी ने बंदूक को खींचने के लिए अपने हाथों पे पट्टी बांधी, वो पट्टी जो उन्हें जख्म पे बांधने के लिए दी जाती है। तो उन्होंने ग्रेनेड निकाला और बंकर की तरफ फेंका, तो बंदूक शांत हो गई। तो इन्होंने बंदूक खींची, ज़्यादा लोग उसमें जख्मी हो गए और जो बच गए थे उन्हें मार दिया। वैसे ही उन्होंने दूसरे बंकरों पर नीचे से ऊपर चढ़ाई करके बंदूकी शांत करके उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया और उन्हें ऊपर चढ़ाई करते करते पहली गोली पैर पर लगी। फिर भी वो लड़ते रहे। उन्हें 3 गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने दुश्मन को मारते रहे, इसलिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक बात और, जब हमारे जवानों को भूख लगती है तो उनके कमांडर से ही कहेंगे कि साहब जी भूख लगी है, खाना चाहिए। तो जब कमांडर नीचे बात करता है तो कहता था कि खाना नहीं चाहिए, एम्यूनिशन भेजो। और अपनी टीम से कहता था कि खाना आने में देर है, हम लोग इन्हें मारते और इन्हीं का खाना खाते हैं। तो बिरयानी बनाई थी उन्होंने, तो उन्हीं को मार के उन्हीं की बिरयानी खाई थी हमारे जवानों ने। हमारे जो RMO थे, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, इन्होंने तो हमारी सेना का बहुत मनोबल बढ़ाया था। ये क्या कहते थे कि तू फिक्र ना कर, तुझे गोली भी लगी तो मैं तुझे बचा लूँगा, मैं तेरे पास ही हूँ। अब बात आती है बटाली की। बटाली एक ऐसा एरिया था जहाँ पर सियाचिन पे जाने वाली पूरी सप्लाई को रोका जा सकता था। तो यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर लड़ने के लिए बुलाया गया 111 गोरखा रेजिमेंट को। ये दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने वाली फोर्स थी। इन्हें कमांड कर रहे थे कैप्टन मनोज पांडे। इन्होंने अपनी रेजिमेंट का इतना मनोबल बढ़ाया, इतना मोटिवेट किया कि इन्होंने बहुत तेज़ पहाड़ पर चढ़ाई की और दुश्मन को इतना मारा, फिर मार मार के फिर इनकी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो गई। तो इन्होंने बंदूक फेंकी और खुकरी निकाली। गोरखा रेजिमेंट के पास एक खुकरी होती है, ये चाकू जैसी होती है, और ये अगर एक बार बाहर निकली तो बिना खून के अंदर नहीं जाती। ये बंकर के अंदर घुसे और सर धड़ से अलग कर दिए और दुश्मन डर के भागने लगे। इन्हें मारे तो मारे कैसे? ये पकड़ लेते थे कमांडर को और आगे रख लेते थे। अगर मारे तो हमारा कमांडर मरेगा और नहीं मारे तो ये हमें मार देगा। लेकिन तभी सामने से मशीन गन की 3-4 गोलियां इनके सर के सामने आ जाती है और गोलियां लगने के बाद भी ये मरते मरते कहते हैं कि छोड़ना नहीं है इन्हें। आप सोचिए कि आदमी की जान जा रही है और वो कह रहा है कि छोड़ना नहीं इन्हें। और तभी मनोज पांडे शहीद हो जाते हैं और बटाली पे हमारा कब्जा हो जाता है। मनोज पांडे जी की माँ बताती है कि जब जंग शुरू हुई थी तो उनकी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी
तो उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि बेटा तुम तो ऑफिसर हो, आगे ना जाना, पीछे बच के रहना। तो मनोज पांडे जी ने उन्हें कहा था कि माँ हम बाज़ार में जा रहे हैं और हम पर किसी ने हमला कर दिया, आप मुझे आगे करोगी या आप खुद आगे आओगी। तो ये वैसे ही मेरे बच्चे, अगर मेरी टीम में सबसे पहले गोली लगती है तो वो मुझे लगेगी। ऐसे हमारे वीर जवान थे। इसी वजह से उनके शानदार कामगिरी के लिए मनोज पांडे जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान वाले मरने लगे और भागने लगे और फिर कहने लगे अमेरिका को कि भाई बचाइए, मदद करिए, बहुत मार रहा है भारत। तो अमेरिका ने कहा इतने तो बेशरम हम भी नहीं है, अरे भाई तुम घुस के बैठोगे दूसरे की जगह में और हम तुम्हारी मदद करेंगे तो दुनिया हमें गाली नहीं देगी। जब यूएनओ में बात गई तो पाकिस्तान कह रहा था कि ये हमारी फोर्स नहीं है, ये आतंकवादी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी एकदम गुस्सा हो गए, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। फिर आर्मी तो धो ही रही थी उन्हें, ऊपर से एयरफोर्स भी धो रही थी। तो फिर नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार चालू कर दिया और सारी नेवी पाकिस्तान के नीचे लगा दी गई और पाकिस्तान को नेवल ब्लॉकेज लगा दिया गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से जो ईंधन आता था वो सब बंद गिर गया। मतलब सऊदी अरब का जहाज आता था और इंडियन नेवी को देख के भाग जाता था वापस, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 6-7 दिन का ईंधन बचा था। तो पाकिस्तान ने इसी दबाव में अपनी फोर्स को वापस बुलाया, कहा कि वापस आ जाओ भाई, ये भारत वाले हमें बर्बाद कर देंगे। 111 गोरखा का एक सोल्जर था दुर्गनारायण, उन्हें लड़ाई करते समय गोली लगी और वो नीचे गिर गए और 2 पत्थरों के बीच में चुभ गए और वहीं पे वो शहीद हो गए। फिर सुबह देखा तो दुर्गनारायण मिसिंग थे। फिर तब जंग शुरू हुई थी, तो उन्हें ढूंढेंगे कैसे। फिर जंग खत्म होने के बाद गोरखा रेजिमेंट उन्हें ढूंढने के लिए निकली और पूरा एरिया खोजने के बाद भी वो नहीं मिले। वो नेपाल के रहने वाले थे। तो फिर ये बात उनकी पत्नी को बताई तो उनकी पत्नी ने ये बात मानी नहीं। सरकार ने उन्हें 60 लाख रुपए भेजे। फिर इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, कहा कि वो मरे नहीं तो ये पैसे मैं क्यों लूँ। कुछ ऑफिसर्स अपनी फैमिलीज के साथ उन्हें समझाने के लिए गए कि उनका देहांत हो चुका है, आप ये पैसे अपने बच्चों के लिए रखिए। तो उन्होंने मना कर दिया। 2 साल बाद 2001 में उन पत्थरों के बीच उनका कंकाल मिला और उनके जूते के और MMG के नंबर से पता चला कि ये दुर्गनारायण ही है। तो ये बात उनकी पत्नी को बताई, फिर उनकी पत्नी ने ये बात मानी। अब आप देखो स्कूल में फंक्शन होता है तो प्राइज़ मिलते हैं बच्चों को। तो ये जो आर्मी का बच्चा होता है जिसके पापा जंग में शहीद हुए हैं, तो ये सामने वाले बच्चे को देखता है कि उसके पापा उसके साथ हैं और इसे अकेला महसूस होता है। तो हमारे देश में जो ऐसी फैमिलीज है उनकी हमें जितनी हो उतनी मदद करनी चाहिए। जब युद्ध खत्म हुआ तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान वालों से कहा कि तुम्हारे आदमी शहीद हुए, इन्हें ले जाओ। तो पाकिस्तान वालों ने मना कर दिया, कहा कि ये हमारे आदमी थोड़ी है, ये तो आतंकवादी है। अब आप सोचो, जवान हमारा मरे या उनका है, तो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पापा, उस परिवार पे क्या बीतेगी जब उन्हें उनके बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने को ना मिले। तो भारतीय सेना ने कब्र खोद के, सेना में एक वैकेंसी निकलती है धर्मगुरुओं की, उसमें सभी धर्म के लोग जाएंगे। तो फौज में क्या होता है आपने तो नहीं देखा होगा, वहाँ पे जो पूजा स्थल होता है एक हॉल होता है और सब लोगों का पूजा स्थल एकदम पास पास होता है। तो कोई एक जगह नमाज़ पढ़ रहा है, कोई एक जगह भगवान की आराधना कर रहा है, कोई वाहेगुरु जी की पूजा कर रहा है। तो सेना का जब कमांडर जाएगा तो उसके पास तो बहुत सारी सेना होती है। तो सिख के पास जाएगा तो सिख की तरह, मुसलमान के पास जाएगा तो बाल ढक के, हिंदू के पास जाएगा तो हिंदू की तरह, और जंग में जाएगा तो टोपी पहन के गोली खेलेगा। इसीलिए हमारी सेना की इज्जत होती है और हमारी सेना ने उनकी पूरी इज्जत से धर्मगुरुओं के हाथ से उनको दफनाया। कुछ सोल्जर ने कहा था कि इनकी भी हम आँख निकाल लेते, क्योंकि हमारे जो कैप्टन सौरभ कालिया गए थे सबसे पहले उन्हें ढूंढने के लिए, उनकी आँख निकाली थी, उनके होठ को ऐसे फाड़ दिया था, उनके गुप्त अंगों को काट दिया था, पूरी बॉडी को पूरा तहस नहस करके उन्होंने फेंक दिया था। इसीलिए हमारे कुछ सोल्जर ने कहा था कि हम भी इन्हें क्यों बख्शे, हम भी इनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। लेकिन उन्हें बहुत आसान शब्दों में समझाया था कि जानवर और इंसान में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी खुदा करेगा, क्योंकि खुदा को अगर किसी ने बदनाम किया है तो वो पाकिस्तान है। तो इसी के साथ हम हमारे सभी जवानों को सैल्यूट करते हैं और यही रुकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।